हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार अंकुर बाबू स्टडी IQ SPN चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने भारतीय यूरोपीय कंपनियों के आगमन में के बारे में चर्चा करेंगे और देखते हैं कि भारतीय कंपनी जो आई थी वो भारत में किस वजह से आई थी और समुद्री मार्ग से किस वजह से आई थी। और जो समुद्री मार्ग से कंपनी आती है यूरोप से भारत में जो कंपनी आती है वो समुद्री मार्ग की तरफ से किस वजह से आती है, किन किन कारणों को लेकर उसने भारत को खोजा है, इसके बारे में हम आप लोगों के सामने चर्चा करते हैं। भारतीय वस्तुएं थीं उनका यूरोप में कितना महत्व था, कितनी मांग थी, जितनी भी वस्तुएं थी भारत की उनकी मांग थी। इसलिए भारत के लिए यूरोप वासियों ने समुद्री मार्ग को अपनाया था। जो भारतीय वस्तुओं का व्यापार यूरोप से हुआ करता था, पहले वो स्थल मार्ग से हुआ करता था। स्थल मार्ग के द्वारा पहुंचती थी जितनी भी वस्तुएं, जो कि उन्हें भारत से वस्तुएं पहुंचने तक के लिए स्थल मार्ग में कई देशों से गुजरना पड़ता था। तुर्की कुस्तुनतुनिया ने जब उस्मानियों का अधिकार नियंत्रण हो गया तो उन्होंने कर लगाने शुरू कर दिया। मतलब जो उस्मानिया साम्राज्य था उसका जब जिन देशों से यूरोप का व्यापार भारत से चल रहा था, भारत से जो व्यापार चल रहा था इस साइड से चल रहा था। कौन कौन देशों से? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, ईरान हो गया और इराक हो गया। इन देशों से होकर के यहाँ से व्यापार हुआ करता था यूरोप का। और यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक के बाद में तुर्की आ जाते थे। तुर्की के बाद में लास्ट में पड़ता था उस्मानिया कुस्तुनतुनिया। और बाहर अगर स्थल मार्ग से पाई रूट से हम जब यूरोप की यात्रा करते हैं या यूरोप से भारत की यात्रा करते हैं तो आपको कुस्तुनतुनिया से होकर ही जाना होता। अगर कुस्तुनतुनिया आप नहीं जाएंगे तो यूरोप नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ तक कि जब वहाँ पर उस्मानियों का अधिकार हो जाता है तो वहाँ पर उस्मानी जो थे वो यूरोपियों पर बहुत ज़्यादा ही कर लगा दिया करते थे, व्यवधान उत्पन्न किया करते थे, जिससे यूरोपवासियों को अपने एक समुद्री मार्ग को खोजना पड़ा। यूरोप में उसी टाइम पीरियड में जब यूरोपियों ने एक समुद्री मार्ग को खोजने जारी किया तो उसी टाइम पीरियड में वहाँ पर मतलब यूरोप में पुनर्जागरण की नई टेक्नोलॉजी हो गई, विज्ञान हो गया। इस तरीके से वैज्ञानिक तौर पे पुनर्जागरण का वहाँ पर दौर चल रहा था। और भारत के क्या देखा जाए तो भारत के क्या पहले यूरोप से संबंध थे या नहीं थे, और थे कब थे, किस तरीके थे, उसके बाद में हम चलते हैं, देखते हैं कि प्राचीन काल में कहाँ पे प्राचीन काल में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था लोथल। एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम करता था लोथल। ये सिंध के गोदीवाड़ा बंदरगाह में रहा है। यहाँ पर दूसरे देशों मतलब यहाँ गोदीवाड़ा जो था लोथल
यहाँ पर बंदरगाह था गोदीवारा बंदरगाह पे अन्य देशों की मतलब सिंधु घाटी संबंध में मेसोपोटामिया की मोहरों से दूसरे देशों की मोहरें प्राप्त हुई। जो लोथल बंदरगाह था यहाँ पर अन्य देश मतलब कि यूरोप, क्या नाम उसका, सॉरी, भारत का में जो लोथल बंदरगाह था यहाँ पर अन्य देशों की मोहरें प्राप्त हो गई, सिक्के प्राप्त हुए। जैसे ही मेसोपोटामिया सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर भारत के प्राचीन काल अन्य देशों को साथ तो था। अरब अफ्रीका से महाद्वीप है, अरब अफ्रीका महाद्वीप है जो यहाँ पर अरब हो गया, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप। इन जगहों से पहले से ही भारत के संबंध थे। भारत प्राचीन काल से ही विदेशियों के संपर्क में, जो भारत हमारा था ये पहले से ही विदेशियों के संपर्क में थी। प्राचीन काल में भारत से यूरोप के साथ व्यापार करते होते, क्या क्या होते थे ये भी चीज अगर होते थे भारत के और यूरोप के, तो क्या किस वजह से होते थे, क्या होते, उनके कारण क्या थे, इसके द्वारा क्या कारण रहे। अब इस टाइम पीरियड में जो काम वहाँ पे चल रहा था कि क्या कारण रहे कि वो स्थल मार्ग से वो नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि स्थल मार्ग से अपना व्यापार यूरोप से सीधे भारत का नहीं कर पा रहे थे, स्थल मार्ग से सीधे नहीं, क्योंकि उनको उस्मानियों का सामना करना पड़ रहा था, अधिक से अधिक उनको टैक्स देना पड़ रहा था, जो कि व्यापार जो उनका था व्यापार दुरुस्त होता जा रहा था। बल्कि जो उनका स्थल मार्ग से व्यापार था उसमें उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बल्कि उनको नुकसान हो रहा था। इसी वजह को लेकर उनको भारत के लिए एक नया रास्ता मतलब समुद्र के थ्रू उनको नए रास्ते की खोजने की जरूरत पड़ी। क्यों, जो उस स्थल मार्ग था वहाँ से उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ना तो अरब सागर से हो रहा था, अरब से जो लिया जाता है यहाँ पर उसको भी नहीं दे, यहाँ से भी उनको कर देना पड़ रहा था। जब उस्मानियों का नियंत्रण हो गया और उन्होंने कर काफ़ी लगाना शुरू कर दिया, तो यहाँ से जो उस्मानिया ने अपनी पूरी डायनेस्टी में जितनी भी थी उसके एरिया उसमें सब में उन्होंने इतना बाधाएं उत्पन्न कर दी थी कि जिससे यूरोपियों को समुद्र मार्ग की खोजना पड़ा। उसके बाद में भारत का यूरोप से संपर्क कैसे थे, मतलब जो थे वो स्थल मार्ग से थे। कहाँ से थे देखते हैं। देखो यहाँ से जो चलता है ये हमारा हो गया पाकिस्तान। हमारा दूसरा हो गया है अफगानिस्तान। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है ईरान। और जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर जब ईरान आ जाता है उसके बाद में जो यहाँ पर पोर्शन होता है वो होता है इराक का हो जाता है। और इराक के बाद में क्या आता है, इराक के बाद में यहाँ पर आ जाता है टर्की बोलो या टर्की बोलो, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। और यहाँ तक आने के बाद में अब यहाँ पर जो था ये डायनेस्टी कौन सी है, कुस्तुतनिया कौन सी है। यहाँ पर पहले हमने क्या देखा, पाकिस्तान देखा, अफगानिस्तान देखा, ईरान हुआ, ईरान के बाद इराक हो गया, इराक के बाद में हमारे पास क्या आ गया, तुर्की आ गया, कुस्तुतनिया। या यहाँ पर क्या आ गया,
कुस्तुतुनिया, ये हमारा कुस्तुतुनिया हो गया। और कुस्तुतुनिया जो हो गया है उसके बाद में हमारा ये क्या पड़ता है, देखो भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर हो गया है। और भूमध्य सागर ये हमारा क्या हो गया, अफ्रीका हो गया। ये अफ्रीका हो जाता है। और यहाँ पर जो है ये क्या है, उत्तरी अंटार्कटिक, उत्तरी अंटार्कटिक, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो था ये वाली डायनेस्टी थी, ये वाली थी जो यहाँ पर था स्पेन। और जो ये वाला था, ये वाला जो कलर हुआ है ये वाला हमारा था पुर्तगाल। यहाँ पर पुर्तगाल बसे हुए थे। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हिंद महासागर हो गया। ये हमारा हिंद महासागर हो गया, ये हमारा भारत हो गया। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पर हमने क्या शुरू किया है, जो स्थल मार्ग था, क्या था, स्थल मार्ग से अगर हम यूरोप से आते हैं और व्यापार करने के लिए स्थल मार्ग बाई रूट के कहाँ आएंगे, कुस्तुतुनिया से चलना स्टार्ट करेंगे। अगर कुस्तुतुनिया से फिर जाएंगे टर्की, टर्की से ईरान, ईरान से इराक, इराक से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद में हम यहाँ पर आ सकते हैं इंडिया में। जब इंडिया में आ जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो पाकिस्तान, यूरोप की बस्ती, यहाँ पर पाकिस्तान आकर के इंडिया में आपको मिला देगा। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, भारत और यूरोप का व्यापार स्थल मार्ग से, इस कंडीशन से हो रहा था, इस दौर से होकर होता था। और उसके बाद में दूसरा रास्ता क्या था, अरब के नियंत्रण में था। दूसरा रास्ता अरब के नियंत्रण में था, जो सीधे, मतलब ये तो था तुर्की के अंडर में, क्यों, मेन तो यहाँ पर तुर्की थे। अगर तुर्कियों ने जब यहाँ पर कर लगा दिया है, वे अनेक व्यवधान उत्पन्न करते थे। मतलब कि यूरोप वालों को भारत से व्यापार करने के लिए बहुत से व्यवधान उत्पन्न करते थे। और सबसे ज़्यादा इनका जो एरिया था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आने जाने में बहुत ही दुष्व्यवहार करते थे यूरोपीय लोगों के साथ में। और कर भी इतना ज़्यादा लगा दिया था कि जितना उनको वस्तुएं जितनी वो ले जाते थे और उसमें कम ही उनको मुनाफा हो पाता था, बल्कि उन्हें इतना टैक्स ही देना पड़ जाता था। इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ उसके बाद में दूसरा रास्ता था समुद्र मार्ग से। समुद्र मार्ग से दूसरा रास्ता था, तो इसीलिए उन्होंने समुद्री मार्ग चुना, दूसरा रास्ता। लाल सागर होते हुए मतलब ये वाला जो है, अगर भूमध्य सागर को पार करेंगे आके, और भूमध्य सागर को पार प्रवेश करेंगे, और इटली देश है, मतलब यहाँ पर जो पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है हमारा इटली। जो भूमध्य सागर यहाँ का जो है देश, वहाँ पर पड़ता है इटली। और इटली देश जो पड़ता है, वहाँ से जहाज पहुँच, अरब के लोग इटली, रोम, फ्रांस, एथेंस से माल को लेते थे। मतलब अरब से जो होता था व्यापार, वहाँ पे इटली वाले थे, रोम थे, फ्रांस थे, ईरान वाले व्यक्ति माल ले लिया करते थे। उसके बाद में वो यूरोप में अपना सामान बेचा करते थे। उसके बाद में क्या देखते हैं, जब बेचते थे स्थल मार्ग से माल ले जाते थे, कई देशों को पार करना पड़ता था। मतलब जो यहाँ के थे लोग, व्यापारी लोग थे, उनको कई देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, कुस्तुतुनिया, इतने सारे देशों को पार करना पड़ता था और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फिर भी इनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, कोई बचत नहीं होती थी। इसीलिए इनको एक नया
जो अपना रूट था वो अपनाना पड़ा, वो भी था समुद्री मार्ग। उसमें इनको कोई बाधाएं नहीं उत्पन्न हो सकते थे, इसी वजह से इन्होंने दूसरा, और उसके बाद में यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कुछ ऐसे दर्रे थे, इतना वहाँ का रूट बेकार था, मतलब जो रास्ता था वो इतना बेकार था कि जिससे उनको अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ ऐसे दर्रे थे जिसमें उसमें कुछ ही दर्रों से पार किया जा सकता था, वरना पार बहुत ही दर्रे बेकार थे, जैसे खैबरत दर्रा, गोमल दर्रा, इन दर्रों से ही निकलना होता था। दूसरे मार्ग से बहुत हस्तक्षेप थे, जब बहुत दूसरा मार्ग जो था उसमें बहुत हस्तक्षेप थे, मनमाने दामों पर यूरोप को वस्तुओं देते थे। मतलब यहाँ के जो अरब के व्यापारी थे, पहला इधर से था, दूसरा व्यापार उनको अरब के थ्रू चलता था, तो अरब के जो व्यापारी थे वो भारतीय लोगों से उनको के सामान को अधिक दामों पर दिया करते, मनमाने दामों पर बेचते थे। अगर व्यापार समुचित तरीके से चल रहा होता, मतलब यूरोप का और भारत के साथ में व्यापार सही तरीके से अगर चल रहा होता, तो यूरोपीय कभी भी समुद्री मार्ग की खोज नहीं करते। यूरोप को भारत के लिए समुद्री मार्ग की जरूरत या चलना पड़ा 1453 ईस्वी में। कितने में? 1453 ईस्वी में। फैक्ट भाई आप लोग लिखते रहिएगा, नोट जो पॉइंट बताते हैं उनको आप नोट डाउन करिएगा। 1453 ईस्वी में, कितने में? 1453 ईस्वी में क्या होता है? 1453 ईस्वी में तक सब कुछ सही चलता रहा। 1453 ईस्वी तक जो व्यापार था इन लोगों का, यूरोप का और इंडिया का व्यापार, किसका? इंडिया और यूरोप का व्यापार कितने में? 1453 ईस्वी तक बहुत ही सही चला। और एक चीज देख लीजिएगा, जो यहाँ पर यूरोप था, यूरोप और टर्की के बीच में ये हमारा हो गया यूरोप और ये हो गया टर्की या टर्की। इधर जो पड़ता था, इधर पड़ता था काला सागर, और इधर जो था, इधर था मरमरा सागर मेरा। इसके बीच में थोड़ी सी जगह थी, इधर जो ये जगह थी, इस जगह को बोला जाता था, जो ये जगह थी इसको बोला जाता बायपोरस की संधि। किसकी? बायपोरस की संधि। बायपोरस की जल संधि बोला जाता है। और ये हम इधर का जो था वो मरमरा सागर बोला जाता है, और इधर का जो था वो काला सागर बोला जाता है। और यहाँ पर ये जो डायनेस्टी थी, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? कुस्तुनतुनिया। ये वाला जो यहाँ पर था, यहाँ पर क्या बोलते थे? यहाँ पर डायनेस्टी जो थी उसको बोलते थे कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया को वर्तमान जो था उसको क्या बोलते हैं? इस्तांबुल। क्या बोलते हैं? इस्तांबुल बोलते हैं। उसके बाद में आएगा यहाँ पर 1453 ईस्वी तक भारत का और यूरोप का व्यापार जो था वो स्थल मार्ग के थ्रू हो रहा था, और उसके बाद में
वहाँ पर इन लोगों यूरोपियों को अपना व्यापार करना उचित नहीं लगता है और इसलिए वो अब समुद्री मार्ग की ओर बढ़ते हैं। समुद्री मार्ग का पता लगाते हैं कि समुद्री मार्ग के थ्रू हम अगर करते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा और हमको प्रॉफिट भी प्राप्त होगा, मतलब कि व्यवधान करो कर भी नहीं देना होगा और लोगों को सामना भी नहीं करना होगा। लेकिन वो हमें किस तरीके से और कैसे भारत के समुद्री मार्ग को कैसे ढूंढा जाए, अब इस चीज पर उन्होंने उसके बाद में अगर भारत में व्यापार समुचित तरीके से चल रहा होता, अगर समुचित तरीके से चल रहा होता तो यूरोपीय लोग भारत के समुद्री मार्ग को नहीं खोजते, वो स्थल मार्ग से ही अपना व्यापार करते रहते। समुचित चल नहीं रहा है तो इसलिए उन्हें समुद्री मार्ग का करना पड़ा। यूरोप का पूर्वी भाग इटली, ग्रीस, यहाँ तक ऐसे साम्राज्य थे। जो रोम साम्राज्य था, पूर्वी भाग इटली, जो रोम साम्राज्य था क्या था, एक रोम साम्राज्य था। जब रोम साम्राज्य था तो उसको ये एशिया के पूर्वी भाग था, ये एशिया तरफ का पूर्वी भाग था। कहाँ का था, एशिया का पूर्वी भाग था और पूर्वी भाग था ये जो रोम साम्राज्य था। रोम साम्राज्य को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, मतलब दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो हो गया पश्चिमी रोम और दूसरा हो गया एक ये हो गया देखो, और एक ये हो गया पश्चिम पूर्वी रोम। और पश्चिमी रोम की राजधानी थी जो, इसकी राजधानी जो थी वो थी रोम। पश्चिमी रोम की जो राजधानी थी वो रोम थी। और यहाँ पर जो था एशियाई तरफ का जो पूर्वी भाग था, ये इसको बोला जाता है बैजेंटिया साम्राज्य। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बैजेंटिया साम्राज्य। जब बैजेंटिया साम्राज्य बोला जाता है या बैजेंटाइन बोला जाता है, इसको बैजेंटिया साम्राज्य या बैजेंटिया साम्राज्य या बैजेंटाइन जो था वो क्या था, एशिया तरफ का रोम साम्राज्य का एक हिस्सा था। और जो यहाँ की राजधानी थी वो कहाँ थी, कंस्टेंटिनोपल और पढ़ा जाता है कंस्टेंटिनोपल। और ये कहाँ थे, इसकी राजधानी कंस्टेंटिनोपल और उसको बोलते थे कुस्तुनतुनिया। क्या बोलते थे, कुस्तुनतुनिया, इसको बोलते थे कुस्तुनतुनिया। जब कुस्तुनतुनिया बोलते थे और उसके बाद में क्या देखते हैं, सन कितने में 1453 में इन लोगों ने सोच लिया था कि हम दूसरी फैक्ट्री, मतलब कि दूसरे रास्ते से हम अपना व्यापार करेंगे, वो भी बाई समुद्री मार्ग से। जब क्या करते हैं, 1453 में जो तुर्की थे इन्होंने अपना नया साम्राज्य बसाया, नया साम्राज्य आया और उस्मानिया साम्राज्य आया। मतलब कौन सा साम्राज्य आया यहाँ पर, उस्मानिया साम्राज्य आ गया। उस्मानिया साम्राज्य जब आ जाता है तो वो अपने धीरे धीरे, मतलब जो उस्मानिया साम्राज्य था वहाँ उसने धीरे धीरे जो उसके पड़ोसी जितने भी इलाके थे वहाँ पर उसने क्या किया,
अपना बहुत, पहले तो उस्मानिया जो राज्य था बहुत मान लीजिए छोटा था, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा था, और जब उस्मानिया साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया है तो उसने धीरे धीरे यहाँ भी कब्जा किया, यहाँ भी कब्जा किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ 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 यहाँ, इतने मान लीजिएगा कि उसने इतने एरिया में कब्जा कर लिया। और जब इतने एरिया में उसने कब्जा कर लिया है तो उसके पास में शक्ति भी ज़्यादा हो गई, परवान भी हो गया, और उसने अपने आस पड़ोस के जितने भी इलाके थे सबको अपने ही कर लिया था, मतलब अपने से मिला लिया था। अपने से जब उसने मिला लिया है और शासन करने लगता है तो कुछ दिनों तक शासन करता रहता है। उसके बाद में एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वो जो था वो आकर के पश्चिमी रोमन साम्राज्य तथा पश्चिमी भाग पर वो हमला आक्रमण कर देता है। मतलब उनको जो यहाँ पर पश्चिमी भाग था एशिया की तरफ का, ये बैजेंतिया साम्राज्य जिसे बोला जाता है, उस पर हमला बोल देता है। जितने में 1453 में जब उस्मानिया साम्राज्य बोल देता है बैजेंतिया साम्राज्य को, उस्मानिया साम्राज्य जो होता है और वो बैजेंतिया साम्राज्य को परास्त कर देता है, जो उस पर हमला करता है उसमें जो यह बैजेंतिया साम्राज्य होता है वो उस्मानी जो होते हैं उस्मानी बैजेंतिया साम्राज्य को परास्त कर देते हैं और बैजेंतिया साम्राज्य का वहीं से पतन हो जाता है। यहीं से जब बैजेंतिया साम्राज्य का पतन हो जाता है तो कुस्तुतनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण हो जाता है। भारत में अब नियंत्रण हो गया कुस्तुतनिया पे, किसका? उस्मानियों का हो गया। जब उस्मानियों का हो जाता है तो भारत में यूरोप तक जाने का जो भारत से यूरोपियों का जब उस्मानियों का नियंत्रण हो जाता है यहाँ पर कुस्तुतनिया पर, तो कुस्तुतनिया पर जब उस्मानियों का नियंत्रण हो जाता है तो वो क्या करते उस्मानी क्योंकि बगैर वहाँ पर बहुत ही कर लगाना है इन्होंने को, कुछ यहाँ पर उस्मानी लोग आ गए हैं तो यहाँ पर इस वाला जो ईरान इराक ये तुर्की है कुस्तुतनिया, यहाँ तक इन्होंने इतने व्यवधान उत्पन्न करते थे क्योंकि ये जो था इसके कब्जे में था, मतलब उस्मानियों के कब्जे में आ गया था कुस्तुतनिया। और जो यूरोपीय व्यापार करते थे वो पहले कुस्तुतनिया को ही सलाम ठोकते थे, उसके बाद में तुर्की पहुंचते थे। तो इसलिए ये वहाँ पर इनको सामना करना पड़ता है फिर से। कुस्तुतनिया जाए हुए यूरोप नहीं जा सकते थे। अगर आप भारत में फंसे हुए, भारत से अगर यूरोप के लिए जाएंगे तो तुर्की तक तो चले जाएंगे, लेकिन उस्मानियों जब आपको उस्मानिया अपने राज्य में या अपने देश में जब एंट्री नहीं देंगे तो क्या आप चले जाओगे उनके देश में? नहीं जा पाओगे। तो यही कारण बस रहा है कि यहाँ पर कुस्तुतनिया में जब उस्मानी लोगों ने नहीं अपना करारोपण के कारण यानी व्यवधान के कारण इस मार्ग को दृष्टिकोण से, व्यापार की दृष्टिकोण से उस्मानी लोगों ने इस वाले मार्ग को बिल्कुल बंद कर दिया, दुरुस्त कर दिया था। जब इसको दुरुस्त कर देते हैं तो क्या देखते हैं आगे चलकर, इतना ज़्यादा कर लगा दिया है। जो यूरोपीय लोग थे उन पर इन्होंने इतना ज़्यादा कर लगा दिया था कि अब संभव नहीं था कि वो यूरोपीय व्यापारी स्थल मार्ग से व्यापार कर पाए। दूसरा मार्ग क्या था? अरब वाला। वो भी ये जब यहाँ से पता चला, अरब के जो व्यापारी थे वहाँ के अरब के, उनको पता चला कि उनका जो स्थल मार्ग वाला था रूट वो बंद हो चुका है, तो क्या करें कि तो अरब के जो व्यापारी थे उन्होंने भी कर
उन पे फायदा ले लिया। इन्होंने भी कर बढ़ा दिया कि उन्हें पता था कि उधर वाला जो रूट है उस्मानी आ गए हैं वहाँ पर, उन्होंने उस वाले रोड को बंद कर दिया। इस वजह से साम्राज्य के अधिग्रहण में आ जाते हैं। बैजेंटियन साम्राज्य के पतन की वजह से कुस्तुंतनिया भी उस्मानियों साम्राज्य के अधिग्रहण में आ जाते हैं और यूरोप को एक नए मार्ग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब नए मार्ग को में जाएं तभी व्यापार संभव है, वरना उनका व्यापार यूरोपियों का व्यापार संभव नहीं था। ऐसा भारत के पास अब देखा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ऐसा भारत के पास क्या था, ऐसी क्या चीज थी भारत के पास जो यूरोपी बहुत ही ज़्यादा तौर से भारत को समुद्री मार्ग से खोज रहे थे। कैसी क्या कारण रहा है कि वो उसको भारत को समुद्री रास्ते से खोजना शुरू कर रहे हैं। क्या भारत के पास था जिससे वो समुद्री मार्ग, उसके बाद में उस भारत को खोजने के लिए अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, अफ्रीका और हिंद महासागर को पार करके भारत तक जाने, मतलब भारत की अटलांटिक महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर में इधर से अफ्रीका के लास्ट तक होते हुए और हिंद महासागर के भारत में आते हैं। तो भारत तक जाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां से यात्राएं शुरू करते हैं। देखो, भारत तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई चला नहीं है, चलने की उम्मीदें हैं। अब देखते हैं आगे। कुस्तुंतनिया का नया नाम जो हमने क्या बताया था, इस्तांबुल बताया था। जो कुस्तुंतनिया है इसका नया नाम क्या है, इस्तांबुल। नया नाम है ये इस्तांबुल। इस्तांबुल नाम है। उसके बाद में यूरोप का जो क्षेत्र है वो बहुत ही एक ठंडा क्षेत्र है। यूरोप का जो क्षेत्र है यहाँ पर वो बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा ही। यहाँ के जो लोग हैं वो मांस जो प्रोवेजेशन के वहाँ को मसाले में लगाकर रखने के लिए मसालों का प्रयोग करते थे। ऐसी जिससे कि उनका जो मांस होता है वो खराब ना हो। क्यों, आज के टाइम पीरियड में जैसे एसी चला दिया है या फ्रिज है, उस टाइम में फ्रिज नहीं हुआ करते थे जो वो उसमें सुरक्षित रख सके, और काफ़ी दिनों तक जो मांस होता था उसको वो एक सही अच्छा मांस बनाकर नहीं रख सकते थे। तो इसलिए क्या होता है, जैसे क्या क्या मसाले थे, काली मिर्च थी, अदरक थे, अन्य बहुत से मसाले हुआ करते थे जिनको भारत से वो आयात व्यापार करते थे। और वो जो यहाँ जैसे व्यापार करते थे वो रूट हो गया था बंद, तो उनको बहुत सी व्यवधाएं मांस जो रखने थे प्रोवेशनल में रखने में बहुत सी उनको प्रावधान भी होने लगे और ज़्यादा समय तक वो रख भी नहीं सकते हैं। तो इसी कारण इसी समय यूरोप में पुनर्जागरण भी चल रहा था, मतलब पुनर्जागरण भी चल रहा था। और कुस्तुंतनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण हो चुका था। कुस्तुंतनिया जो था यहाँ पर उस्मानियों का नियंत्रण हो चुका था। जब नियंत्रण हो चुका था तो यहाँ पर जो तुर्की के जो विद्वान लोग थे, यहाँ पर जब वहाँ के लोग थे, यहाँ के जितने भी विद्वान लोग थे, जब यहाँ पर उस्मानियों का नियंत्रण हो गया तो यहाँ के जितने भी तुर्की विद्वान थे, मतलब यहाँ के जो तुर्की विद्वान थे वो यहाँ से भागे हैं बहुत, अपने साथ में क्या नाम जो ऐतिहासिक उनके पास ऐतिहासिक वस्तुएं थी
वो लेकर यहाँ से अपने ग्रंथ, उन्होंने बहुत से सामान अपना जो कुछ भी था, वैदिक पुराण थे, वैदिक ग्रंथ थे, इत्यादि तरीके की बहुत सी प्राचीन काल की वस्तुएं थी, और जाकर उन्होंने इटली में शरण ली जाके। कहाँ पर? इटली में शरण ली जाके, और वहाँ के लोगों को पुराण क्या नाम साहित्य के बारे में पढ़ा, बताया और प्रचार प्रसार किया। किससे? प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू। प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू प्रचार प्रसार किया है। उसके बाद में जो यहाँ के यूरोपीय वासी थे, उनके अंदर फिर से एक भावना जागृत हो जाती है, मतलब तर्क शक्ति उठती है। अब जितने भी क्यों वो स्टेब्लिश हो गए थे, उनकी जो उनको उस टाइम पीरियड में कारण क्या रहा था, यहाँ पर बैजेंटियन साम्राज्य तो था, वो खुद पर विश्वास उस टाइम पीरियड में नहीं करता था, वो भगवान के सहारे बैठ गया था। किस वजह से? उसकी वजह क्या थी? मानव केंद्रित हो गया था, मनुष्य को सर्वोपरि माना जाता था। पहले, इससे पहले, इस टाइम से पहले सर्वोपरि जब तक माना जाता था, मतलब बैजेंटियन साम्राज्य से पहले, जब वहां पर किसी का अधिकार नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद में तर्क को जो पहला समय था वो मानव केंद्रित था। मनुष्य को सर्वोपरि, सबसे पहले मनुष्य को सब कुछ समझा जाता था, सब कुछ मनुष्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जब महत्व दिया जाता था तो शारीरिक काम करने में जागरूक था। और उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता हमारा है ईश्वर। पहला हमने क्या बताया था? मानव केंद्रित, मानव केंद्रित पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया हमारा ईश्वर केंद्रित। जब दूसरा ईश्वर केंद्रित हो जाता है, अगर उस ईश्वर केंद्रित हो जाता था, हो गया, तो जो भी काम अगर व्यक्ति करता था, कोई भी व्यक्ति अगर अपना काम करता था तो बोलते थे भगवान ने किया है। कोई भी काम किया है तो लोग वहां के बोलते थे कि भगवान ने ये काम किया है। लेकिन अगर भगवान ने किया हो तो भगवान ही सब कुछ थे, तो उस्मानियों, बैजेंटियन साम्राज्य पे उस्मानियों का हक नहीं हो पाता। अगर यही देखा जाए तो अगर भगवान थे तो उस्मानियों ने बैजेंटियन साम्राज्य को जब हराया था, आक्रमण किया था और बैजेंटियन साम्राज्य पराजित हो गया था। अगर भगवान ही सब कुछ है तो उनको नहीं, मतलब आना चाहिए। उस्मानिया साम्राज्य एक छोटा साम्राज्य होने के बावजूद भी उसने अपने को बड़ा बनाया, और बड़ा बनाने के बाद में क्या किया? बैजेंटियन साम्राज्य पर हमला कर दिया। और जब हमला कर दिया था तो बैजेंटियन साम्राज्य को उसने जीत लिया। जीतने के बाद में अपने अधीन कर लिया। क्या कर यहाँ पर जो ईश्वर केंद्रित था, ईश्वर केंद्रित में भगवान को धार्मिक केंद्र मान लिया, मतलब धर्म के रास्ते में वो चलने लगे। खुद को नहीं सोचते थे, क्योंकि इस वजह से यहाँ पर कुछ भी अगर व्यक्ति करता था तो वो अपने आप, उसको कोई क्रेडिट नहीं था वहाँ पर, मतलब व्यक्ति का कोई क्रेडिट नहीं था। वो बोलते थे कि करता है व्यक्ति, लेकिन बोला जाता कि भगवान ने किया। उसके बावजूद क्या देखा गया कि व्यक्तियों ने कोई फर्क करना ही बंद कर दिया। जितने भी व्यक्ति थे व्यक्तियों ने सब कुछ करना बंद कर दिया। और उसके बाद में जो तीसरा आता है, यहीं से बैजेंटियन उसी, और जब तीसरा आता है, तीसरा मतलब जो यहाँ से तुर्की से विद्वान लोग आते हैं, फिर से यहाँ पर पुनर्जागरण होता है। देखो, आए हैं, कुछ साहित्य लाए और लोगों को पढ़ाते हैं और उनका ज्ञान भी करवाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। फिर उसके बाद में जो वहाँ के लोग होते हैं वो जागरूक हो जाते हैं, और जागरूक होने के बाद में जलयान हो गया, तोपें हो गई, दिशा सूचक यंत्र जैसे तकनीक टेक्नोलॉजी में एकदम उमड़ पड़ते हैं और सारी तरफ हर एक खोज, नई से नई खोज, पर डे नई खोज करने लगते हैं। फिर यहाँ से क्या, स्पेन और पुर्तगाल में, मतलब ये वाला जो
यूरोप ये था, यूरोप डायनेस्टी में यहाँ पर स्पेन है और स्पेन से पुर्तगाल है। जो पुर्तगाल और स्पेन से ये जो दो जगहें थी, यहाँ से क्या किया जाता है, अभियान भेजे जाते हैं। अभियान भेजे जाते हैं यहाँ से स्पेन से और पुर्तगाल से कि जाइएगा और आप लोग भारत का पता लगाइएगा समुद्री मार्ग से, कि भारत को पता किया जाए कहाँ पर भारत है और किस रूट से जाना पड़ेगा। कैसे, सिंपल सी बात है कि जब यहाँ से स्पेन और पुर्तगाल के व्यापारी या वहाँ के लोग जाएंगे समुद्र मार्ग से, वो किस तरीके से जाएंगे अभी तो उनको कुछ ज्ञान नहीं है, और जा करके पहले ढूंढेंगे, उसके बाद में भारत में अपना व्यापार शुरू करेंगे। स्पेन का अभियान जो था, जो स्पेन था, स्पेन ये पड़ता है, स्पेन से किसको भेजा जाता है, कोलंबस को। स्पेन से जो है वो कोलंबस को भेजा जाता है, कहाँ के लिए, भारत के अभियान के लिए। के नेतृत्व में, मतलब स्पेन के नेतृत्व से कोलंबस को भेजा जाता है। जो कोलंबस था, कोलंबस अपने स्पेन से चलता है भारत के लिए समुद्री मार्ग से, और समुद्री मार्ग से चलता तो है लेकिन वो भटक जाता है। यहाँ से चलता है और यहाँ से चलने के बाद आना था उसको इस साइड में, और वो निकल जाता है इस साइड में। जब इस साइड में, अपोजिट साइड में निकल जाता है, तो अपोजिट साइड में निकलने के बाद में ये अमेरिका की खोज कर लेता है। जाके यहाँ से इसको, जो ये कोलंबस था, इसको पूर्व की जानकारियां न होने के कारण वो अटलांटिक महासागर को पार करते हुए, ये जो अटलांटिक महासागर है उत्तरी, यहाँ से निकलता हुआ अमेरिका की तरफ बढ़ जाता है और अमेरिका पहुंच गया। और इस प्रकार यूरोप जो था, यूरोप को अमेरिका नहीं ज्ञान में था, उनके संगठन में तो नहीं था। और यहाँ पर ये कोलंबस ने जब पहुंच जाता है अमेरिका, तो अमेरिका तो यूरोप के ज्ञान संगठन में, यूरोप के ज्ञान के अंदर में भी एक नया देश आ गया था, वो था संज्ञान में जो अमेरिका था। जब अमेरिका आगे चलकर अमेरिका पर भी यूरोपियों ने अपना कब्जा जमा लिया। जब कब्जा कर लिया है यूरोपियों ने, अमेरिका पर भी यूरोप कर लिया कब्जा, उसके बाद में जो यहाँ का पुर्तगाल का एक प्रिंस हुआ करता था, कौन हुआ करता था, एक प्रिंस, उसका नाम क्या हुआ करता था, कहाँ का, पुर्तगाल का। पुर्तगाल का प्रिंस है उसका नाम क्या है, द प्रिंस हेनरी। पुर्तगाल था ये, पुर्तगाल प्रिंस हेनरी, इसको बोला जाता था द नेविगेटर। जो प्रिंस हेनरी था इसको बोला जाता था नेविगेटर, जिसको जो पुर्तगाल का यहाँ का जो था उसको बोला जाता था प्रिंस नेविगेटर, जिससे अमेरिका के तट पर ये जो अफ्रीका के तट पर बहुत सारे अभियान भेजता है। इस तरीके से देखिएगा, पहले इसने एक अभियान मान लीजिए वो भेज दिया, दूसरा भेज दिया, तीसरा भेज दिया, चौथा भेज दिया। इस तरीके से इसने अनेक अभियान भेजता है। पहले मान लीजिए थोड़ी दूर भेजा है, उसके बाद में वो वापस चला गया, उसके बाद में उसको ये बता दिया ये रास्ता यहाँ तक ये गए थे, उसके बाद में आपको जाना है। इस तरीके से बहुत से अभियान करवा दिए। और पश्चिमी तट का एक नक्शा, जो ये अफ्रीका महाद्वीप का था, ये वाला जो रूट, इसका इसने एक नया नक्शा बना दिया। इसने एक नक्शा तैयार करवाया अफ्रीका महाद्वीप के जो पश्चिमी तट का था, वो उसने क्या बनवाया,
एक नक्शा तैयार करवा दिया। इसी प्रकार पुर्तगाल का एक और पुर्तगाली था जिसको नाम था बार्थोलोमू डियास। क्या नाम था? इसका नाम क्या था? बार्थोलोमू डियास। यहां पर लिख रहे हैं ना, बार्थोलोमू डियाज नाम था। और बार्थोलोमू डियाज जो नाम था, ये पुर्तगाल से भेजे हुए अभियान में सबसे जो यहाँ पुर्तगाल का जो अभियान भेजा गया था उसमें सबसे दूर तक, मतलब इतना दूर तक जितना ये बार्थोलोमू डियाज गया है, इतना दूर तक अभी तक कोई यहाँ का व्यक्ति अभियान पे नहीं आया था। जो बार्थोलोमू डियाज जो आता है वो ऊपर से चल के आता है, यहाँ से मतलब पुर्तगाल से चलता है, और पुर्तगाल से चलते हुए चलते चलते नक्शे के अकॉर्डिंग चलते चलते ये आकर के यहाँ पर रुक जाता है। कहाँ पर? सबसे नीचे, अफ्रीका के सबसे नीचे। और यहाँ पर जब आ जाता है तो वहाँ पर लास्ट में जब आता है, जिसका नाम क्या होता है? केप ऑफ गुड होप। जो यहाँ पर जब आता है उसका नाम क्या रखता है? केप ऑफ इस जगह का नाम रखता है क्या चीज? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है, मतलब कि यहाँ तक आ जाता है। यहाँ से चला हुआ बार्थोलोमू डियास और यहाँ से चला हुआ यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ से वापस चला जाता है। केप ऑफ गुड होप तक बार्थोलोमू डियास आता है और इसके बाद में बार्थोलोमू डियास पुर्तगाल वापस चला जाता है। जब पुर्तगाल वापस चला जाता है तो उसी तरीके से ये जो यहाँ का शासक था उसने एक मैप बनवाया था यहाँ तक के लिए, और यहाँ तक का मैप बनवाने के बाद में वापस चला जाता है, क्योंकि बार्थोलोमू डियाज की आगे जाने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वो वापस पुर्तगाल चला गया। जब पुर्तगाल चला जाता है, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि पुर्तगाल जो था, ये जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल ने की अपेक्षा अफ्रीका महाद्वीप जो था, अफ्रीका महाद्वीप और अटलांटिक की बहुत अधिक से अधिक जानकारी जितनी इस पुर्तगाल को हो गई थी, समुद्री जो भाग था उसके बारे में उतने तरक्की हो गया, कुछ तो दुनिया हो गया या यूरोप हो गया, इनके बारे में उनको नहीं थी इतनी जानकारी। अगर स्पेन के पास होती तो वो कोलंबस, मतलब कि जो स्पेन के पास अगर जितने पुर्तगाल के पास में है नॉलेज, उतनी अगर स्पेन के पास होती तो कोलंबस अमेरिका की तरफ नहीं, वो भी भारत की तरफ हो जाता। लेकिन कोलंबस को इतना ज्ञान ही नहीं था, उसको पूर्व जानकारियां नहीं थी। जो पूर्व की जानकारियां न होने के कारण वह अमेरिका की तरफ बढ़ जाता है और एक अमेरिका की खोज कर लेता है। उसके बाद में पुर्तगाल जो थे, इनके पास हर एक तरफ की जानकारी थी। 1497 में, जो कितने में 1497 में पुर्तगाल से 1497 में पुर्तगाल से 4 जहाज लेकर और कम से कम 150 4 जहाजों के साथ में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप तक उस नक्शे के जरिए आते हैं। कौन?
वास्को डी गामा आ गए 1497 ईस्वी में। 1497 ईस्वी में कौन चला? वास्को डी गामा। 1497 वास्को डी गामा चलते हैं और केप ऑफ गुड होप तक उस मैप के जरिए जो प्रिंस हेनरी ने तैयार करवाया था उसके अकॉर्डिंग वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप तक अपने 4 जहाज और 150 व्यक्तियों को लेकर आ जाते हैं। लेकिन आ तो जाते हैं, वास्को डी गामा को एक मिशन दिया गया था। उस मिशन का क्या मिशन किया था कि मिशन ये था कि आपको अब हिंद महासागर पार करके कि ये जो हिंद महासागर है इसको पार करना है और भारत तक पहुंचना है किसी भी हालत में। वो हिंद महासागर पार करके इंडिया को पाना है, प्राप्त करना है। यूरोपीय जहाज़ों का प्रवेश नहीं किया गया था। मतलब आज तक जहाँ 1497 ईस्वी तक पुर्तगाल से कोई या यूरोपीय कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं आया था कि वो यहाँ तक कि वो जाकर के भारत का पता लगाए और आसान अपनी जान को जोखिम में डालकर वास्को डी गामा को जाना था। मतलब कि केप ऑफ गुड होप के बाद में हिंद महासागर, अब क्या पता कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, वहाँ का क्या सिचुएशन रहेगी क्या सिचुएशन नहीं रहेगी, और आगे बढ़ करके यहाँ से अब इनको हिंद महासागर पार करने की जो इनको वहाँ से मिशन भी भेजा गया था कि केप ऑफ गुड तक आप जाएंगे नक्शे के थ्रू, और नक्शे के बाद में आपको आगे का रास्ता आपको तय करना है। लेकिन तय करना है, अब खुद सोचिएगा कि लोगों को जान का खतरा था या नहीं। आज तक इस रूट से कोई भी यहाँ तक भारत के लिए नहीं आया था और हजारों लोगों उधर से आने के लिए अपने जानों की बाजी लगा रहे थे। किस वजह से कि व्यापार करने लगी, एक सीधा रास्ता खुद का रास्ता हो जाएगा। इस वजह से केप ऑफ गुड को पार करने के बाद में जो वास्को डी गामा थे इनको एक पथ प्रदर्शक मिल जाता है। कौन? पथ प्रदर्शक वास्को डी गामा को केप ऑफ गुड होप पार करने के बाद में इनको एक यहाँ पर मिल जाता है एक व्यापारी, उसका नाम होता है, क्या होता है? अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक जो होता है वो क्या होता है? व्यापारी होता है, गुजरात का व्यापारी होता है, जो कि अरब के लोगों के साथ में कभी उसने व्यापार भारत से किया होगा। अब्दुल मलिक व्यापारी था। उसके बाद में इसी प्रकार जो यहाँ से उसके बाद में जो था वास्को डी गामा का जो दल, जो समूह, जो जिनके साथ में मतलब जितने भी व्यक्ति गए थे और हिंद महासागर को पार कर जाते हैं। कहाँ पे पार कर गए? यहाँ से आकर के भारत में देखो एंट्री कर दी इन्होंने। जब भारत में एंट्री कर देते हैं और भारत के पश्चिमी भाग, ये भाग है पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, और पश्चिमी भाग के तट पर पहुंच जाते हैं। मतलब 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर वास्को डी गामा पहुंच गए हैं। और वास्को डी गामा पहुंच जाता है तो ऐसे में जहां पहुंचता है इसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट। इसको बोलते हैं मालाबार तट। और पूरब होता है
ये वाला जो तट है इसको बोलते, ये वाला तट है, इस पूर्वी को कोरोमंडल तट और पश्चिमी को मालाबार तट बोलते हैं, इसको बोलते हैं। और उसके बाद में हम क्या देखते हैं, जब ये यहाँ पर पहुंच जाता है तो भारत को वास्को डी गामा जब मालाबार के तट पर पहुंचता है तो अपने यहाँ मालाबार के तट पे पहुंचा है और उसके बाद में क्या करता है, भारत के मालाबार तट पर पहुंचता है। पहले जहाँ पहुंचा वहाँ केरल के वर्तमान में, यहाँ पर केरल है और केरल के वर्तमान में कोझिकोड कालीकट बोला जाता है। कोझिकोड को कालीकट बंदरगाह है उस पे पहुंचा है। कहाँ पर, कालीकट में पहुंचा है। और वहाँ का शासक जो होता है, यहाँ का शासक कौन होता है, जमोरिन होता है। ये जमोरिन जो उपाधि थी वो पुर्तगालियों ने ही दी थी वहाँ के शासक को, जमोरिन की उपाधि। जो यहाँ का जमोरिन था, मतलब जो शासक था कालीकट का, और उसने हेलो दोस्त, ये मालाबार तो तट पे जब पहुंच जाता है वास्को डी गामा मालाबार के तट पे, वहाँ का शासक होता है जमोरिन। और जमोरिन जो होता है एक भव्य स्वागत करता है किसका, वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा का जब भव्य स्वागत करता है तो उस प्रकार यूरोप और भारत को जोड़ देता है और कहता है कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हो और व्यापार कर सकते हो। इसी प्रकार यूरोप और भारत दोनों भिड़ जाते हैं, मतलब एक में हो जाते हैं और भारत और व्यापार का एक रिलेशनशिप बन जाता है व्यापार का, जो वास्को डी गामा से बोल देता है कि अब आप मेरे यहाँ कर सकते हैं, व्यापार कर सकें। लेकिन स्थायी रूप से अभी उन्होंने परमिशन नहीं दी थी, तुरंत ही नहीं करने दिया था व्यापार, बल्कि उन्होंने कुछ सामान्य वस्तुएं वहाँ से ले ली थी। उसके बाद में 3 महीने तक, लगभग 3 महीने भारत में वास्को डी गामा रुकता है जमोरिन के दरबार में, उसके अंदर में रहता है। और वहाँ 3 महीने के बाद में जब ये वापस जाता है पुर्तगाल, जब पुर्तगाल वापस जाता है तो क्या होता है, जब पुर्तगाल वापस जाता है अपने, तो यहाँ से मसाले हो गए, जड़ी बूटियाँ हो गई, भारतीय वस्तुएं हो गए और कपड़े हो गए, इन चीज़ों को लेकर अपने जहाज़ों में भरकर जहाज़ों में भरकर ले जाता है और वहाँ ले जाकर अपने पुर्तगाल यूरोपियों को दिखाता है कि ये चीज़ें हम वहाँ से लेके आए हैं। और जब वो यहाँ से गया था, इतना ले जाने के बाद में वास्को डी गामा को जितना भी खर्चा हुआ था सब खर्चा निकालने के बाद में 60% उनको मुनाफा होता है, 60 गुना फायदा होता है। इन चीज़ों के इस चीज़ को देखकर यूरोप वासियों के दिल में एक हलचल सी मच जाती है कि समुद्री मार्ग के अकॉर्डिंग हम अगर व्यापार भारत से करते हैं तो हमको बहुत अत्यधिक लाभ होगा। इसलिए वहाँ के जितने भी लोग थे, कितना मुनाफा है और समुद्री व्यापार, समुद्र के तरफ से व्यापार करना चाहिए। तो और 1500 ईस्वी में एक दूसरा वहाँ का गवर्नर दूसरा आता है व्यापारी, उसका नाम होता है, उसका नाम पेड्रो, उसका नाम हमने लिखा था पेड्रो अल्वारेज। सन 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज आता है और पेड्रो अल्वारेज आने के बाद में फिर 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा भारत आता है। और भारत आने के बाद में दूसरे कंडीशन में वो क्या सोच कर आता है कि इस बार जाना है और हिंद महासागर जो है इस पर अपना कब्जा बंदोबस्त बनाना है, मतलब कब्जा या बंदोबस्त बनाना है और आकर के हिंद महासागर पे अपना कब्जा जमाता है। जमाने के बाद में क्या होता है देखते हैं। जब हिंद महासागर में आता है तो उस टाइम एक चीज बात और कि जब दोबारा से वास्को डी गामा आया था तो वो अपने साथ में तोप हो गया, बंदूकें हो गया,
औजार हो गए इत्यादि प्रकार के, मतलब जो सशक्त सेना के लिए जो होने चाहिए, जो जो चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है लड़ाई के लिए, वो सारी वस्तुएं लेकर वो आया था। और उसने अरबी जहाज़ों पर भी, अरब से जो जहाज आते थे हिंद महासागर में भारत से व्यापार करने, उनका बड़ी कई बार हमला बोला। 1502 में हमला बोलता है और हिंद महासागर पूरा कब्जा को अरब के लोगों को हटाना है, मतलब जितने भी अरब के लोग हैं हिंद महासागर में, इन सबको हटाना है और अपना कब्जा करना है। जब अपना कब्जा कर लिए, अपने दिमाग में उसने, वास्को डी गामा ने पुर्तगाल में ही बात बिठा ली थी। वास्को डी गामा ने जहाज़ों के पास ज़्यादा, जो अरब के जहाज़ थे उनके पास ये औजार वगैरह नहीं थे, इसलिए वो लड़ाई नहीं कर रहे थे। और उसके बाद में 150 सालों तक इन्होंने हिंद महासागर था, पुर्तगालियों ने 150 साल तक यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाए रखे। 50 साल तक किसी ने इनका बाल बांका नहीं कर पाया। और उसके बाद में 100 साल तक भारत में भी कोई यहाँ आया नहीं, झांकने नहीं आया। इस हिंद महासागर पे कोई झांकने नहीं आया, भारत पे नहीं, सॉरी, इस पे। और जब यहाँ पर कंपनियां आती रहीं, चली जाती रहीं, आती रहीं, जाती रहीं, व्यापार करती रहीं, लेकिन हिंद महासागर पर अपना कोई कब्जा नहीं जमा पाया था। कब्जा केवल पुर्तगालियों का ही चलता रहा है 1.5 सालों तक। लेकिन बीच में ब्रिटिश कंपनी जब आती है तो उसने जब पुर्तगालियों को खदेड़ कर निकाला है भारत से, तब जाके यहाँ से पुर्तगाली खदेड़ दिया। उसके बाद में, अब उसके बाद में अगली कंपनी आती हैं, पुर्तगाली हो गए, फिर उसके बाद में डच आएंगे, डच के बाद में आएगा आपके पुर्तगाली आएंगे, फिर आएंगे डच आएंगे, डच के बाद अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज के बाद में डेनिश आएंगे, डेनिश के बाद में फ्रांसीसी आएंगे, फ्रांसीसी के बाद में, इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। आज तो है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग कर दी, यूरोपियों कंपनियां कैसे आई, किस वजह यहाँ से आई, क्या क्या कारण थे, क्या कारण नहीं थे। और इसके आगे पढ़ेंगे अब पुर्तगाली तो आ गए हैं, इसके बाद में पूरी डीपली चर्चा करते हैं। उसके बाद में फिर डच आएंगे, डच के बाद में अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज के बाद में डेनिश आएंगे और डेनिश के बाद में फ्रांसीसी। इस क्रम से हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। आज के लिए यहीं तक, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके।